नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता हारून यूसुफ जी, जो कि 5 बार एमएलए रह चुके हैं। 2003 में वे दिल्ली की परिवहन मंत्री बने। दिल्ली सरकार में 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। हारून यूसुफ जी, जनसत्य न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हारून जी, पहले सवाल में मैं आपके लिए एक ऐसी चॉइस रखूंगी जिसमें से एक को चुनना मेरे ख्याल से आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि इसका जवाब आप दें जरूर। कोरोना संकट में आखिर किसका काम आपको बेहतर लगा है, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार या फिर दोनों का? देखिए, अभी यह आकलन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर इंतजाम ठीक नहीं होता और तरीके या जो कानून थे वो सही तरह लागू किए जाते, जिस तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़े हैं, ये तो जब मरीज अब निकल कर आ रहे हैं तो वो कहानियां बता रहे हैं कि किस दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा। और मैं समझता हूँ कि ये आकलन तभी संभव होगा जब कोरोना से हम निजात पालेंगे कि कौन अच्छा था कौन बुरा था, क्योंकि अभी ये बात कहना मैं समझता हूँ जल्दी होगी। जी हारून जी, अब जो लॉकडाउन था उसे अनलॉक किया जा रहा है। अनलॉक 1 में केजरीवाल सरकार ने 7 दिनों के लिए दिल्ली की सीमाएं सील कर दी। इसे आपने कहा कि ये ध्यान भटकाने की राजनीति है, और ये भी कहा कि ये कोरोना गेम्स की तैयारी है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी सिवाय लोगों को भ्रमित करने के, क्योंकि जो भी उनका कार्यकाल रहा है वो गोगिया पाशा की तरह रहा है, जैसे एक जादूगर जो है झोले के अंदर जो है वो कपड़ा डालता है और बाहर मुर्गा बाहर निकाल देता है। उस तरह की राजनीति वो करते आए हैं। आज दिल्ली के अंदर जो हॉस्पिटल है, एलएनजेपी हॉस्पिटल, मरीजों की तो बात बाद में होगी। पहले जिस तरीके से पैरामेडिकल स्टाफ, उनको पीपीई किट्स नहीं मिल पा रही हैं, उनको मास्क नहीं मिल पा रहे, N36, और बहुत सारी उनकी जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि और जो पेशेंट्स वहां जा रहे हैं, जो कहानियां सुनने को मिल रही हैं, आज लोग दिल्ली में सरकारी अस्पताल में जाते हुए डर रहे हैं। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो 5 लाख रुपए से 8 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, और जाते ही कहते हैं कि पहले पैसा जमा कराओ। तो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं दूसरी मर्तबा। ये उनको भी मालूम है कि अगर प्राइवेट नर्सिंग होम से टाई अप किया जाता तो बहुत सारे बेड ले सकते थे। अब हमने कल सुना कि कुछ होटल्स को उन्होंने हायर किया है और जिसका उन्होंने किराया तय किया है, और जो लंबी लंबी बातें वो करते हैं, लेकिन जमीन के ऊपर वो दिख नहीं रहा है। आज दिल्ली के अंदर जिस तरीके से करुणा को लेकर मजदूर आनंद विहार बस अड्डे पे चले गए, जिस तरीके से ये केवल एक नाटक किया गया कि हम रोज 10 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं, और जो लोगों को खाना मिला है वो दाल जो है वो पानी जैसी दाल, और चावल जो है उनका बुरा हाल था। और आज भी लोग जो हैं, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे वो लोग जिनके दिल में लोगों के लिए दर्द है, उन्होंने लाखों लोगों को खाना, हमारे जो गुरुद्वारे हैं उन्होंने बहुत ज्यादा खाना सप्लाई मजदूरों को और गरीब लोगों को किया। इसी तरीके से बहुत सारी संस्थाएं थी। कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ता दिल्ली के अंदर लोगों को खाना दे रहे थे। तो मैं समझता हूं कि केजरीवाल जी को ये आर्ट बहुत अच्छा आ गया है, लेकिन अब धीरे धीरे दिल्ली के लोगों की आंखें खुलती जा रही हैं। जी, और ये जो अभी किस्सा बॉर्डर सील करने का हुआ है है, क्योंकि इस पूरे मैं संकट समझता काल में हूं कि उन्होंने ये इतना पैसा रेफरेंड खर्च कर दिया, इतने लाखों लोगों को खाना खिला रहे हैं। अब उनका भी जो बैंक बैलेंस है वो खत्म हो गया है, सरकार की जो धनराशि वो खत्म हो गई है। अब वो केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपए मांग रहे हैं ताकि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी दे पाए। तो इसे भी आपने ढोंग बताया। देखिए अनु जी, जिस सरकार का बजट 60,000 करोड़ रुपए के आसपास हो, जो सरकार एक एक अखबार में 72-72 लाख रुपए का इश्तिहार दे सकती हो एक दिन में, और जितने अखबारात हैं, जितने टेलीविजन चैनल्स हैं, उनको जिस तरीके से खर्चा किया जा रहा है, मैं समझता हूं ये नाटक
केंद्र सरकार से पैसे मांगने का नहीं है। ये नाटक है। जो 200 यूनिट बिजली जिनको फ्री दी थी और ये लालच दे के लोगों से वोट हासिल किया था कि हम एक संवेदनशील सरकार हैं, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, हम आपकी कदर करते हैं, तो हम 200 यूनिट जीरो बिल देंगे। अब चूंकि इनको पता है कि चुनाव खत्म हो चुका है, वोट ले चुके हैं और अब जो है वो वापस लेने की तैयारी है। कल परसों में ये भी बयान आ जाएगा कि हम अब फ्री बिजली सप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, केंद्र मदद नहीं कर रहा है। इसी तरीके से केंद्र सरकार और खास तौर से नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से मजदूरों के, गरीबों के पैर धोए उन्होंने चुनाव में, और उसके बाद वो मजदूर जिनके पैरों में छाले पड़ गए, हजारों किलोमीटर का सफर तय किया, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। और ये दोनों एक तरह की राजनीति कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल, हम पहले से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय सेवक संघ की बी टीम है अरविंद केजरीवाल। और पूरे 2 महीने में आपने देखा होगा, आज वो हर बात केंद्र की मान रहे हैं। पहले उनको एलजी काम नहीं करने देता था। तो ये पहले नाटक कर रहे थे कि अब नाटक कर रहे हैं, ये दिल्ली के लोग अच्छे से समझ रहे हैं। और दिल्ली के लोग बेहद परेशान हैं। आप बॉर्डर सील कर देंगे, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में केंद्र सरकार के भी अस्पताल हैं। अगर कोई बेचारा मुसीबत का मारा कोई बड़ी बीमारी में ग्रस्त हो और वो जाना चाहे तो क्या आप उसके लिए बॉर्डर सील करेंगे? और रेफरेंडम की राजनीति तो हम पिछले 7 साल से, 8 साल से, 2012 से देख रहे हैं कि कहना हर यही चीज है पे कि इस समय रेफरेंडम जो राय ले संकट है रहा वो हूं दिल्ली के और लोगों फिर पर, क्योंकि करना शहरों वही जो में वो ज्यादा करना ये चाहते हैं। बीमारी फैली हुई है, तो डॉक्टर्स पर और अस्पतालों पर अतिरिक्त भार ना पड़े, इस वजह से वो ये काम कर रहे हैं, ये डिसीजन ले रहे हैं। देखिए, जहां तक अस्पतालों का ताल्लुक है, मैंने आपसे कहा कि पेशेंट की तो बाद में बात करेंगे। जहां पर पैरामेडिकल स्टाफ जिन्होंने जान लगा रखी है दिन रात, डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज, पुलिसकर्मी, तमाम एम्बुलेंस में काम करने वाले लोग, जब वो ये शिकायत कर रहे हैं कि उनको प्रॉपर उनका जो है किट्स उनको मुहैया नहीं कराई जा रही है और उनकी जिंदगी को खतरा हो रहा है। एलएनजेपी की 2 नर्सें जब वीडियो जारी करती हैं, उसके बाद ये सरकार की कान पे जू रेंगती है। जिनको प्रॉपर तरीके के मास्क नहीं दिए गए, जिनको पीपीई किट नहीं दी गई, जब वो क्वारंटाइन में थी, तो जिस तरीके का व्यवहार उनके साथ हो रहा था, ये सब चीजें, मैंने कहा ना आपसे, ये कौन अच्छा किया कौन बुरा किया, ये आकलन तो जब ये महामारी से निजात मिलेगी, और मैं दुआ करता हूं कि तमाम हिंदुस्तान के रहने वाले 135 करोड़ लोग, अल्लाह ताला सबको जल्दी से जल्दी सेहतयाब करे, तब इस बात का आकलन करेंगे कि कौन सी सरकार नाटक कर रही थी, कौन सी सरकार जेन्युइनली काम कर रही थी। और अगर अच्छा काम किया है तो हम उसकी तारीफ भी करते हैं। आप इन दोनों सरकारों की बात कर रहे हैं, यानी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की। अब सवाल आपसे ये भी बनता है कि कई राज्यों में आपकी भी सरकार है, कांग्रेस पार्टी कहीं गठबंधन में है तो कहीं सत्ता में है, सरकार चला रही है। तो ऐसा क्या अलग उन राज्यों में हमने देखा है, क्या हमें वहां देखने को मिल रहा है? कुछ भी अलग, किसी भी राज्य की तस्वीर एक दूसरे से अलग तो नहीं आप दिखती? मुझे बताइए, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, पौंडीचेरी, इनके अंदर जिस तरीके से व्यवस्थित तरीके से किया गया, जिस तरीके से कोरोना की को लड़ा गया, वो वहां के आंकड़े देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। भीलवाड़ा मॉडल राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से वहां के मुख्यमंत्री और तमाम जो मंत्रिमंडल था उनका, जिस तरीके से उसने काम किया है, आज छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे कम पेशेंट्स हैं। और मैं समझता हूं कि कौन सी सरकारों ने, जिन्होंने, और चाहे बीजेपी की सरकार हो, जिन्होंने बहुत दिल लगा के काम किया है, वहां पर काफी हद तक काबू भी हुआ है। हारून जी, महाराष्ट्र को आप भूल गए। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर वहां वहां मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं और वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को राहत दी जाए। लेकिन वो एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है,
जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक सेंटर जिसको कहते हैं, आर्थिक केंद्र जिसको कहते हैं, जहां बहुत सारे श्रम बस्तियां हैं, धरावी है ऐसी, धरावी की तरह की वहां 6-7 बड़ी बस क्लस्टर्स है, और वहां जिस तरीके से फैला है, जितनी कोशिशें वहां की जा रही हैं, वो पूरी काम करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर। और इसके आगे मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी हारून जी कि आपकी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक स्पीक अप इंडिया कैंपेन चलाया गया, इसके बारे में बताइए। ये तो आपने समस्याएं बता दी, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है इन समस्याओं को, इन समस्याओं पर कोई सुझाव या फिर मदद की पेशकश के तौर पर? स्पीक अप इंडिया क्या इसी से जुड़ा एक कैंपेन है? देखिए, जहां कांग्रेस, नॉन कांग्रेस, कोई भी सरकारें पूरे हिंदुस्तान में है, अगर आप इसका सर्वे कराएंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे थे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को न सिर्फ खाने का, जो कुछ कांग्रेस पार्टी कर सकती थी, 1000 बसेस की जब व्यवस्था की गई, किस तरीके से उसको नकारा गया, तो इसको राजनीति कहते हैं। जबकि प्रियंका गांधी जी ने यहां तक कहा कि आप अपने झंडे लगा के बीजेपी के ले जाएं। आज भी उत्तर प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष हैं, वो जेल में बंद है। ये सरकार जो है, डंडे के जोर पे अगर लोगों को दबाकर ऑपोजिशन का जो है वो इस तरीके का चेहरा बनाना चाहती है, तो देश के लोग बहुत समझदार हैं हिंदुस्तान के, वो सब चीजें देखते हैं और जब वक्त आता है तो फिर निर्णय लेते हैं। इसी तरीके से आप, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये तमाम राज्यों के अंदर कांग्रेस के लोगों ने जो कुछ वो कर सकते थे, जो उनके बस का था, वो उन्होंने किया है। स्पीक अप इंडिया इसलिए कह रहे हैं हम कि जब भी बात करो कि गरीब लोगों के खाते में एक महीने तुरंत इस प्रभाव से 10,000 रुपए डाल दिए जाए, आज वो नंगे पैर भूखे प्यासे अपने ठिकानों पर पहुंच रहे हैं, तो जब कुछ है ही नहीं उनके पास, तो कांग्रेस ने ये डिमांड की कि 10,000 रुपए तुरंत रूप से और 5 महीने के लिए जो है 10,000 रुपए उनके खाते में जमा कराए जाए। इसको भारतीय जनता पार्टी को ये नाटक लगता है। 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात करते हैं, फायदा किस गरीब को हुआ, उसका कब होगा? क्या ये तो कर्ज लेके वो कर सकते हैं। आज अनाज की बात की जा रही है, हम सरकार का बिल्कुल मानते हैं कि भारत सरकार ने जो है अनाज जारी किया, लोगों को राहत देने की कोशिश की, लेकिन उस गेहूं को और चावल को लेके जब उसके पास पैसे नहीं है, तो वो पकाएगा, खाएगा कैसे, गेहूं को आटे में कैसे तब्दील करेगा, उसके लिए पैसे की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने जो मांग की है, वो तुरंत राहत पहुंचाने का एक ही तरीका है। छत्तीसगढ़ में हम कर रहे हैं, राजस्थान में हम कर रहे हैं, पौंडीचेरी में हम कर रहे हैं, ये पैसा दे रहे हैं उन गरीबों को। मैं समझता हूं कि सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। आज जिस तरीके से 1.5 महीने लगातार मजदूर पैदल चलते हुए अपने घरों को पहुंचे, वो ज्योति जो 12 साल की बच्ची अपने पिताजी को लेकर जाती है बिहार तक, उसको आज सब इनाम देने की बात कर रहे हैं, उसकी पीड़ा को नहीं समझ रहे। नई दिल्ली स्टेशन पे एक माँ मर जाती है, उसका बच्चा उससे मुंह के ऊपर से चादर हटा के उससे खेलने का प्रयास करता है, जिसको ये नहीं मालूम कि अब ये माँ उसकी लौट कर नहीं आएगी। तो इस तरह के दृश्य जो हैं, मैं समझता हूँ वो इंसानियत को दहला देने वाले हैं, और ये दृश्य पिछले 1.5 महीने लगातार लोगों ने देखे। कांग्रेस ने हमेशा संवेदनशीलता से काम लिया है। मनरेगा जिसका मजाक उड़ाया जाता था पार्लियामेंट के ऐवान में, बीजेपी के नेता उसको कितनी बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करते थे, आज वो मनरेगा ही है जो काम में आ रही है। अब फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये जो 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल दे रहे हैं, ये मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी के कहने के ऊपर ये बिल लाया गया, ताकि गरीबों को ये अधिकार मिले कि कम से कम उनको भोजन तो मिल पाए।
तो मैं समझता हूं, आप बात करते हो कि उज्ज्वला में हमने सिलेंडर दे दिए। उज्ज्वला के सिलेंडर जो है भरवा नहीं पाते गांव के लोग, और जो सिलेंडर पूरे हिंदुस्तान में आम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हर रोज उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। अभी 36 रुपए बढ़ा दिए गए, डीजल के ऊपर आपने 7 7 रुपए के करीब बढ़ा दिए। ऐसे दौर में मिडिल क्लास को भी मार रहे हो, गरीबों को भी मार रहे हो। क्या केवल पूंजीपतियों के लिए है ये सरकार? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं, और यही यही मुद्दे सवाल है जो कांग्रेस पार्टी राहुल जी ने उठाती और रही है। सोनिया जी ने इस बीच उठाए। में ये भी जानना चाहूंगी, राहुल गांधी की जो इस पूरे संकट में, क्या वो एक मदद की पेशकश है, एक सुझाव है? किस तरह की उनकी भूमिका को हम देखें, आखिर वो क्या समझाना चाहते हैं? क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के जो भी स्टेटमेंट आते हैं वो कंफ्यूजिंग होते हैं। कभी वो कहते हैं कि लॉकडाउन को हटाया ना जाए, लॉकडाउन लगाने में देरी की। कभी वे कहते हैं कि इंडस्ट्री को देखते हुए देखिए, लॉकडाउन में अगर राहत दी जाए तो ये अच्छा कदम है। तो उन पर आरोप ये लग रहा है कि बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। तो हम उनकी भूमिका को कैसे देखिए, देखें? ये आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े अच्छे बाजीगर हैं, ये साबित हो चुका है। राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि जब लॉकडाउन हुआ तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा अच्छा कदम है, लेकिन साथ में ये भी कहा कि लोगों को कुछ समय देना चाहिए था। पूरी कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी रही, जो भी मदद कांग्रेस कर सकती थी उसने हमेशा आगे बढ़कर करने की कोशिश की। जो हमारी आर्थिक नीति है उसके बारे में राहुल जी ने जो जो बातें कही हैं, ये सरकार आज वो सब इंप्लीमेंट कर रही है, और हम धन्यवाद करते हैं मोदी जी को इस चीज का। राहुल जी ने कहा था कि आज एमएसएमई सेक्टर जो है, किसान जो है, ये कब जाके मंजूर हुई है? 2 दिन पहले कैबिनेट ने पास किया इसको। तो जो बातें राहुल जी कहते हैं, क्योंकि इस देश के अंदर दोनों पार्टियां एक ऐसी जादूगरी करने की कोशिश कर रही हैं कि राहुल जी जो अच्छे सुझाव देते हैं, मानते जरूर हैं उसको, लेकिन बाद में मानते हैं। और राहुल जी जिस जिस तरह के देश के एक वो नेता हैं, जो ईमानदार भी हैं, सच्चे भी हैं, और इस देश के लिए कुछ भी उनको करना पड़े वो हमेशा तैयार है, क्योंकि उस परिवार ने कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने अपनी दादी को खोया, इंदिरा जी को, पिताजी को खोया। उस जो आदमी को अगर सत्ता का लालच होता तो 2009 के अंदर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि राहुल जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन राहुल जी इस बात पे अडिग रहे कि जब लोग मुझे चुनेंगे तब मैं बनकर आऊंगा। और जब से आज तक जब वो बात करते हैं, एक ट्रोल आर्मी बन गई है। राहुल गांधी जी कितनी भी अच्छी बात करें, उसका मजाक कैसे बनाया जाए। लेकिन अब मजाक बनाने का वक्त हिंदुस्तान के लोगों का आ गया है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का असली चेहरा उनको दिखने लगा। ठीक। हारून जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि राजनीति में आपका एक लंबा सफर अभी तक का रहा है। आपने बहुत नजदीक से देखा है इस देश में घटनाक्रमों को बदलते हुए, देश को भी बदलते हुए। तो आखिर इस कोरोना संकट के बाद देश किस दिशा में जाएगा? किस तरह आप इसे देख रहे हैं? कितने बदलाव हम आगे आने वाले समय में देखेंगे? देखिए, मुझे लगता है एक नया दौर शुरू होगा, और जिस तरीके से लोगों ने 2 महीने लगातार सिर्फ घर पे बैठ के जो अनुभव किए हैं, आज वो बहुत शांति के साथ उन्होंने सोचा है कि क्या होना चाहिए। इस देश के अंदर इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मिनरल रिसोर्सेज हो, चाहे मैन पावर हो, चाहे सलाहियत हो। हिंदुस्तान के लोगों से ज्यादा मैं नहीं समझता पूरी दुनिया में कोई इतने शक्तिशाली लोग होंगे कि अगर वो इरादा कर लें तो इस देश की तकदीर बदल देंगे। और मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में जो एमएसएमई सेक्टर है, स्मॉल इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, किसान हैं, उन सब को पूरी तरीके से ताकत से काम करेंगे तो हिंदुस्तान दुनिया की एक बड़ी ताकत आर्थिक रूप में उभरेगा। और ये हिंदुस्तान ने बार बार करके दिखाया है। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत पीड़ाएं भी झेली हैं। हिंदुस्तान के लोगों ने तकलीफें उठा के, जुल्म बर्दाश्त करके अंग्रेजों को भी भगाया है हिंदुस्तान से। तो अगर कोई भी आदमी जो जन विरोधी नीतियों के साथ आएगा और उसको छुपा के लाएगा
एक अच्छे भाषण में या बहुत भावुक करने वाले भाषण में इस 2 महीने में लोगों ने ये अनुभव कर लिया है कि किस तरीके से उनकी भावुकता को, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग बड़े भावुक लोग हैं, बड़े इमोशनल लोग हैं, किस तरीके से उनका एक्सप्लॉइटेशन, चाहे वो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल हो या केंद्र में भाजपा की सरकार हो, हर चीज के ऊपर जो है राष्ट्रवाद, ये सब, कौन हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी नहीं है? हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति इस मुल्क के लिए अपनी जान देने के लिए अपने आप को हमेशा सोचता है कि वो खुशकिस्मत होगा अगर देश के काम आएगा। और रोज ये सवाल उठा दिए जाते हैं कि तू बाहर चला जा, तू यहाँ चला जा। ये किसी की जागीर नहीं है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में रहने वाले हर 135 करोड़ लोगों की जागीर है हिंदुस्तान। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के लोग मिलकर कोई भी चुनौती होगी, चाहे जो आर्थिक चुनौती अब चल रही है, कहाँ पहुंच गया है देश, उसको उभारने में देश के लोग दोबारा पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे जब हम कोरोना के इस संक्रमण से निजात पाएंगे। जी, और हारून जी, इसी पॉजिटिव नोट पर मैं इस पूरी बातचीत को खत्म करना चाहूंगी। आपने कहा कि बहुत उम्मीद है अगर हम सभी लोग एकजुट होकर देश की तरक्की के लिए काम करें, और साथ ही जो पार्टियों पर, अलग अलग राज्यों की जो सरकारें हैं उन पर भी कई आरोप कांग्रेस लगा रही है, और आपने अपनी बात यहां भी रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया हारून यूसुफ जी, जनसत्य न्यूज से बात करने के लिए। तो ये हारून यूसुफ जिन्होंने कहा है कि अगर प्रदेश और साथ ही केंद्र की जो सरकारें हैं वो राजनीति से परे होकर काम करेंगी तो इस कोरोना संकट से हम इस देश को उबार पाएंगे, और साथ ही सबको एक साथ मिलजुल कर, एकजुट होकर देश को आगे ले जाने का काम जरूर करना है। इसी के साथ फिलहाल इस बातचीत में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।